लास्ट ईयर हमने गोल्ड की बहुत अच्छी रैली देखी थी। अगर जो भी इन्वेस्टर्स वो रैली मिस कर दिए हैं, उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के थ्रू पैसा कमाने का, और वो है बाय इन्वेस्टिंग इन दोज़ कंपनीज़ जो गोल्ड लोन देती हैं। गोल्ड लोन मतलब गोल्ड को गिरवी रख के उसे लोन देती हैं, और ऐसी ही कंपनी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा जो गोल्ड लोन देती है, और उसका नाम है कैप्री ग्लोबल। कैप्री ग्लोबल एक एनबीएफसी है। एनबीएफसीज़ और बैंक्स में डिफरेंस होता है। बैंक्स जो होता है वो डिपॉज़िट रेज़ कर सकते हैं थ्रू रिटेल जनता। जैसे कि हम और आप जाके अपना एक सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खोलते हैं, उसके थ्रू वो एक लो कॉस्ट पे डिपॉज़िट रेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेविंग्स अकाउंट पे 2-3% 4% तक का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता होगा। लेकिन एनबीएफसी जो होती है ना, वो अपना डिपॉज़िट रेज़ करती हैं थ्रू बैंक्स, और बैंक से ही लोन लेती हैं वो, और उसी लोन को फिर आगे अ, लु कस्टमर्स को पास ऑन करती हैं। तो इन केस में एनबीएफसी को ना एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उठाने पड़ते हैं थ्रू बैंक्स, और फिर वो एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आगे कस्टमर को चार्ज करती है। So before we go ahead, these are mandatory disclosures. Please take a moment to review these. First two are important. First is that I am a SEBI registered research analyst. And second, that Capri Global is not in my personal portfolio. जिस तरीके की बैंक की लोन बुक होती है, उसी तरीके से एक एनबीएफसी की भी लोन बुक होती है। इस लोन बुक अलग-अलग प्रोडक्ट से बनी हो सकती है, और कैप्री ग्लोबल के पास 4 प्रोडक्ट्स हैं। एक है उसका गोल्ड लोन्स, जो सबसे बड़ा इसका एयूएम का पोर्शन है। देन इसके पास है हाउसिंग फाइनेंस का लोन। अब ये हाउसिंग फाइनेंस में होता है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, जो 15 से 20-30 लाख तक के लोन्स होते हैं हाउसिंग के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के लिए वो लोन्स हैं। देन एमएसएमईज के लिए है। अब एमएसएमईज में भी ये उन्हें देते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो कि शॉप शॉप ओनर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, और स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स होते हैं। देन इनका एक आता है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ये बिल्डर्स को करते हैं। बहुत बड़े बिल्डर्स भी नहीं करते, बहुत छोटे बिल्डर्स भी नहीं करते, और बहुत छोटी सिटीज में भी नहीं करते, और बहुत बड़ी सिटीज में भी नहीं करते। एक मीडियम साइज सिटी में एक मीडियम बिल्डर को ये करते हैं, और ये बहुत सालों से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हैं। तो इन्हें एक आइडिया है कि किस कौन सी बिल्डिंग चलेगी नहीं चलेगी, कौन सा बिल्डर अच्छा है नहीं अच्छा है, उसकी लेगेसी कैसी है। तो ये मोटा-मोटी कैपिटल ग्लोबल के 4 बिज़नेसेस हैं। अब हमें देखते हैं कि इनकी जो लोन बुक का साइज़ है वो कितना है। वो है अराउंड 27,000। ये मिलियंस में है, तो इसे 27 ये ऐसे लिखा हुआ है, ये वरना ये 27,000 है। 27,000 में इन्होंने लास्ट ईयर से इनकी ग्रोथ जो आई है वो आई है 40% की वाई-ओवाई, और पिछले क्वार्टर से इनकी ग्रोथ आई है 9% की। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात देखने की है कि इनकी गोल्ड लोन की जो बुक है, जो कि अभी 10,000 करोड़ की हो गई है, उसमें एक 58% का वाई-ओवाई जंप है, जो कि लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में Q2 में 6,500 समथिंग करोड़ की थी, जो कि अभी बढ़ के 10,000 करोड़ की हो गई है। सिमिलरली हम देखेंगे इसमें ग्रोथ रेट जो है इनके कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में, वो भी 48% वाई-ओवाई है, और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के देखें तो वो 37% है, और एक एमएसएमई की जो उनकी बुक है जो 5,000 करोड़ की है, वो उसमें 18% का जंप है। तो हम देखोगे ओवर द ईयर्स जो गोल्ड लोन का चंक है पूरे एयूएम में, वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। वो बढ़ इसीलिए रहा है, एक तो गोल्ड प्राइसेस लास्ट ईयर बहुत इंक्रीज हुए हैं। अगर आप किसी को गोल्ड लोन बांटोगे, से 1 लाख तक का लोन बांटा आपने उसकी ज्वेलरी पे, मान लो कि उसकी ज्वेलरी अगले साल 2 लाख की हो गई, तो आप उस पर और टॉप अप लोन दे सकते हो। तो एक तो आपका इंक्रीमेंट हुआ कि ये जो गोल्ड प्राइसेस हैं वही बढ़ गए। दूसरा, और जो भी अदर लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कस्टमर को लेने के लिए, लाइक माइक्रो फाइनेंस हो गया, माइक्रो लैप हो गया। लास्ट ईयर माइक्रो फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो अभी कोई भी माइक्रो फाइनेंस लोन दे ही नहीं रहा है। सेकेंडली, माइक्रो लैप में भी प्रॉब्लम आई थी। तो माइक्रो लैप होते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो भी छोटे-छोटे जो जो भी धंधे करते हैं, जो भी लाइक वेजिटेबल वेंडर्स हो गया, या फिर छोटे-छोटे जो दुकानें चलाते हैं, वो माइक्रो लैप भी लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं अपने बिज़नेस को वर्किंग कैपिटल देने के लिए। तो वो भी माइक्रो लैप की भी बंद हो गई, माइक्रो फाइनेंस की भी बंद हो गई। तो उनके पास सिर्फ अब लोन तो चाहिए ही धंधा करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, गोल्ड लोन पे आ जाते हैं। तो हमने इसीलिए देखा कि इनकी जो लास्ट ईयर से जो ग्रोथ आई है वो 58% आई है लोन में। अब हम देखते हैं कि इनकी जो मार्जिन्स हैं वो क्या है। बैंक्स जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में 10-12% तक का, 13-14% का भी लेती है। ये भी अराउंड 13% तक का ही ले रहे हैं, तो कि एट पार विद बैंक है।
एमएसएमई में ये 16.4% का ले रहे हैं, जो कि एक अच्छा यील्ड है। और गोल्ड लोन्स में आप देखोगे कि 18 टू 19% तक का ये ले रहे हैं। अभी आप बैंक में जाओगे तो वो 14% पे भी चार्ज करते हैं, ये 19% तक ले रहे हैं। अभी 19% इसलिए कमेंट चार्ज कर सकते हैं कस्टमर को, क्योंकि इनके जो लोन का पूरा प्रोसेस है, टर्न अराउंड टाइम है, जैसे कोई भी कस्टमर इनके पास लोन लेने आता है तो विद इन 30 मिनट्स ये लोन उसका प्रोसेस कर देते हैं, और विदाउट मच ऑफ पेपर वर्क। तो एक कस्टमर जो भी है, जिसे एक अभी नीड है पैसे की, और वो उसे लग रहा है कि उसके पास अभी अपॉर्चुनिटी आई है, कोई ट्रेडर है, अभी अपॉर्चुनिटी आई है कि ओके, आज मैं ये ले लेता हूँ, या फिर कोई फार्मर है, उसे लग रहा है कि मैं 2 महीने के लिए इसे अपना सामान कोल्ड स्टोरेज में डाल के ज़्यादा पैसे बना लूंगा। तो वो सब क्या करते हैं कि हाई इंटरेस्ट पे लोन लेने के लिए भी रेडी रहते हैं, अगर उन्हें लोन तुरंत मिल जाए तो एक गोल्ड लोन पे यहाँ पे 18 to 20% तभी वो चार्ज कर पा रहे हैं। अगर मुझे मेरे पास पूरा टाइम है, मेरे पास 1 हफ्ता है आराम से लोन लेने का, तो मैं आराम से जाके बैंक से भी ले सकता हूँ 14% पे। बट अगर वो 1 लाख तक का गोल्ड लोन लेगा, और उस 1 लाख रुपए से मान लो वो 1,50,000 बना लेता है, और उसे सिर्फ 1,10,000 का इंटरेस्ट ही पे करना है बैंक को, और या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के 1,10,000 ही करना है, तो वो करता है वो 40,000 रुपए कमाने के लिए। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में भी इनकी अच्छी यील्ड है 17%। देखोगे कि इनको सम अप कर लूँ ना मैं, तो इनका जो यील्ड और नेट एडवांस है, जो ये पूरी बुक पे इनका यील्ड आता है ना, वो अराउंड 16.5% आता है। तो आप देखो कि लास्ट ईयर से वो पहले 16% था, अब 16.5% है। मैनेजमेंट बोल रहा है इसे हम 16.5% को और आगे लेके जाएंगे। आगे कैसे लेके जाएंगे? अपना जो एयूएम का साइज है वो गोल्ड में बढ़ा के, और हाउसिंग फाइनेंस में भी इन्हें थोड़ी-थोड़ी यील्ड का इंक्रीमेंट हो रहा है। बट अगर आप ऑपरेट कर रहे हो अभी 16.5% पे, और आप 18% के लोन बाँटोगे, 19% के लोन बाँटोगे, या 17.5% के लोन बाँटोगे, या फिर अराउंड 16.4% के लोन बाँटोगे, तो आपका ऑटोमैटिकली यील्ड बढ़ेगा। अभी हमने देखा था कि एनबीएफसी जो है, लोन बाँट के तो पैसा कमा ही सकती है, बट वो क्या कर सकती है, उसकी नॉन इंटरेस्ट इनकम भी होती है। अब नॉन इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? देखो, आप इसकी जो ये पीएनएल स्टेटमेंट है, उसमें एक तो ये है इंटरेस्ट अर्न्ड, जो इसने इंटरेस्ट अर्न किया अपने बोरोवर्स को पैसे देके। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये जो बैंक को देगा, जो क्योंकि इसने बैंक से लिया है पैसा। देन फिर ये तो नेट इंटरेस्ट इनकम हो गई इनकी। प्लस देखो आपकी ये 200 करोड़ रुपए जो है, वो भी इनको देखो, पूरी तो 479 करोड़ तक इनको नॉट जो है नेट इंटरेस्ट इनकम है। लेकिन ये 200 करोड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि ये 30-40% तक का इनका ग्रोथ, मतलब इनके इनकम का परसेंटेज है। तो आप देखोगे कि जो कार लोन बांटते हैं, उसमें कमीशन मिलता है इन्हें। तो अगर कार लोन बांटेंगे, उस पर 2-3 हजार 5 हजार तक का जो कमीशन मिलता है, उससे इनको 25 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। फिर ये को-लेंडिंग भी करते हैं। को-लेंडिंग का क्या मतलब होता है? को-लेंडिंग मतलब होता है कि मैं अगर किसी को एमएसएमई लोन दे रहा हूँ, और उसमें मुझे मुझे अपना अपना कैपिटल 20% देना है, 80% जो है वो किसी और बैंक का होगा, और हम दोनों क्लब करके ये उसे लोन देंगे। अब इससे फायदा क्या है कि एक एमएसएमई का जो एक लोन होता है वो रिस्की हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो गया, मेजर चंक उसका ट्रांसफर हो गया बैंक को। और यहाँ से इन्होंने क्या करा कि एक लोन को ओरिजिनेट करने के लिए एक फी लगती है, कमीशन लगता है, वो ये जो एनबीएफसी है वो कमाती है। तो को लेंडिंग में जो भी ये लोन करती है, उसका कमीशन तो इनके पास आता है, प्लस मान लो कि 1 लाख का लोन है, उसमें 20,000 रुपए दिए, और 20,000 रुपए भी इन्हें जो ये चार्ज तो करते ही अपना 17% पे, मान लो एमएसएमई पे लोन दिया है इन्होंने, तो 17% उन्हें 20% पे मिलेगा। अब 1 लाख पे अगर 17% मिल रहा है, तो मतलब 17,000 रुपए यहाँ से मिल रहे हैं उन्हें, और 17,000 रुपए टोटल मिल रहे हैं, और टोटल में से 20% मतलब 3,000 रुपए लगभग यहाँ से मिलेगा इन्हें, उस 1 लाख रुपए को लोन देने के लिए, प्लस 1,000-2,000 रुपए और कमीशन करने के मिल जाता है। तो आप खुद देखो, 1 लाख का लोन देने के लिए इन्हें 3,400 रुपए तो मिले इसका इंटरेस्ट, प्लस इनका मिला 1,500 या 1,000 रुपए लगभग इसका कमीशन। तो ये को लेंडिंग की इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है देखना, क्योंकि ये कमीशन की इनकम बहुत अच्छी होती है। Then इनके और इंश्योरेंस बांटते हैं ये। देखो, आप यहाँ इस वाली फिगर में देखोगे तो आप इसमें नॉन इंटरेस्ट इनकम का बाइफरकेशन है। तो इसमें जो इंश्योरेंस बांटते हैं वो 270, मतलब 27.8 करोड़ रुपए इन्होंने इंश्योरेंस बांट के दिया है। अब मान लो कि आप किसी लाइफ इंश्योरेंस बांट रहे हो, जनरल इंश्योरेंस बांट रहे हो, या कार का कोई इंश्योरेंस बांट रहे हो, कार लोन तो करा ही आपने, फिर कार इंश्योरेंस भी कर दिया,
तो वहाँ से ये अदर इनकम भी इन्हें काफ़ी मिलता है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का क्या मतलब है कि एक बैंक से कितने पैसे पे लोन उठा रहे हैं। वो उठा रहे 9.6। आप खुद देखो बैंक जो है एक एनबीएफसी को कितने हायर इंटरेस्ट रेट पे वो दे रहा है लोन, और यही लोन इसलिए फिर वो गोल्ड लोन भी 18% पे देते हैं ताकि एक स्प्रेड कमा सके। अभी हम इसकी इन्वेस्टमेंट थीसिस देखते हैं। इन्वेस्टमेंट थीसिस बेस्ड है कि मैनेजमेंट की गाइडेंस कितनी एग्रेसिव है। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले साल तक हम अपनी अभी करंट लोन बुक जो उनकी चल रही है अराउंड 26,000 करोड़, उसे 32,000 करोड़ पे ले जाएंगे हम FY 26 के एंड तक। उसके नेक्स्ट ईयर हम ले जाएंगे 42,000 करोड़ पे। तो मैंने और उन्होंने पैट का भी गाइडेंस दिया है, और वो बोल रहे हैं कि हम लोगों का पैट जो लास्ट ईयर 479 करोड़ आया था वो बढ़ के 850 करोड़ हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट ईयर 1200 करोड़ हो जाएगा। तो आप देखो कि एयूएम की ग्रोथ कितनी है, 40%, उसके अगले साल 31%, और पैट की ग्रोथ 77%, और अब उसके अगले साल 41%। तो ये एक हायर ग्रोथ जब किसी कंपनीज में आती है तो ये बहुत अच्छा चांस होता है कि वो वहां से रीरेट करे। ये कंपनी लास्ट ईयर भी करते आ रही थी ऐसी ग्रोथ, बट अभी है कि एक तो इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है क्योंकि ये लास्ट 2-3 साल में उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रांचेस लगाई है। ब्रांचेस लगाने की वजह से अब जो है ब्रांच लगाया तो खर्चा होता है। अब वो खर्चा उन्होंने कर दिया है उस चीज का, अब वहां से जो है उनको बेनिफिट लेना है, और वही बेनिफिट आने की वजह से इनके जो पैट है, देखो आप एयूएम तो सिर्फ 40% से ग्रो कर रहा है लेकिन पैट जो है वो 77% से ग्रो कर रहा है। तो इसलिए इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है एक टाइप का, और फिर इनके रिटर्न रेशियो जो होते हैं, जब लाइक आरओए होता है कि अपने इनका 2.7% था वो अब बढ़ के 4-4.5% के रेंज में आ जाएगा। आरओई भी बढ़ जाएगा, मतलब अपने खुद के पैसे पे पहले ये 11% का रिटर्न जनरेट करते थे, अभी अब 14 से 15% का करेंगे। तो एक हमने देखा कि एग्रेसिव एयूएम की गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। बाकी आगे चल के देखेंगे कि नेक्स्ट 2 ईयर के बाद मैनेजमेंट क्या बोलता है। मैनेजमेंट की अभी हम इतना लंबा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लाइक नेक्स्ट 2 साल का देखना इज गुड इनफ। अभी देखते हैं कि इनकी जो निम्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, हमने देखा था एक नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, वही नेट उसको अगर परसेंटेज में देख लूंगा तो वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमने समझा था कि ये गोल्ड लोन ज्यादा बांट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लोन्स दे रहे हैं, और एमएसएमई के लोन दे रहे हैं जो हायर यील्डिंग लोन्स हैं। तो उससे क्या होगा कि इनका प्रोडक्ट मिक्स होगा जो हायर यील्डिंग के साइड होगा, तो निम्स का एक्सपेंशन होगा जो इन्हें अभी मैं आपने देखा था कि जो पूरा नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन है इनका जो लोगों से चार्ज करते हैं वो 16.7% था। अब आप 18% के और लोन बांटोगे तो वो 16% से बढ़ के 17%, 17.5% तक भी चला जाएगा। सेकंड की अभी तो हमने देखा था कि 9.6% पे ये बैंक से लोन लेते हैं आगे लैंड करने के लिए। अभी वो तो बहुत आगे है। अभी क्या है ना कि एक रेपो रेट कट्स हुए हैं। अब रेपो रेट कट के जो रिफ्लेक्शन है एमसीएलआर में, जो ये उनसे लेते हैं उनके उनके साथ एक ये रहता है कि अगर इनका रेपो रेट कट होंगे तो इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कम होगा। तो वो एक उसकी वजह से क्या होगा कि इनके जो जिससे जहां से पैसे ले रहे हैं वो ही कम हो जाएगा रेट। सेकेंडली ये क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं अपनी कंपनी का। बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम दे रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है ना, जो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो पैसा उठाने की इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। अब वो कम होगा और ये अपना इधर अपना जो इंटरेस्ट ले रहे हैं लोगों से वो बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका निम्स का एक्सपेंशन होगा। फिर ये को लेंडिंग करते हैं। को लेंडिंग पे कमीशन आता है बढ़िया, तो उस कमीशन की वजह से इनके जो आरओई का फिगर है वो बढ़ जाता है, तो उससे भी निम्स का इनका एक्सपेंशन होता है। देन अभी क्या है ना कि ये जो भी फी इनकम है, जो भी इंश्योरेंस की फी से निकालते हैं, कार लोन की डालते हैं, तो वो भी बढ़ेगा क्योंकि अभी तक क्या था ना, ये इनकी जो 1200 करीब की ब्रांचेस हैं टोटल, उन 1200 में से 1000 पे ये करते थे लगभग ये इंश्योरेंस का काम, कार और तो वो भी बढ़ा रहे हैं, वो इंक्रीज करके 1200 तक लेके जाएंगे। तो क्या होगा कि आपका ज्यादा आप ये नॉन इंटरेस्ट इनकम लेके सकते हो कार लोन ओरिजिनेशन के। ज्यादा कार लोन करोगे तो ज्यादा कमीशन मिलेगा, ज्यादा लोन करोगे गोल्ड लोन भी ज्यादा करोगे तो कमीशन मिलेगा। देन आपका तो कमीशन के बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि हमारे अगर और कमीशन मिलेंगे कार लोन और इंश्योरेंस के और देंगे तो और कमीशन मिलेगा, और कमीशन मिलेगा तो निम्स का एक्सपेंशन होगा।
किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को ना आप उसके आरओई और आरओए से देख सकते हो कि कितने प्रॉफिटेबल है, कैसी है। और इसके अगर डायरेक्शन अगर पॉजिटिव में है, जैसे कि आज ये लास्ट ईयर तक 11% 12% का आरओई करती थी, अगले साल ये 14% की करेगी। मतलब अपने पैसे पे ही और ज्यादा पैसा कमाना चाह रही। आरओई का मतलब ही ये होता है कि मैंने 100 रुपए डाले, लास्ट ईयर मैं 11 रुपए कमा पा रहा था, आज मैं 100 रुपए डाल रहा हूँ तो आज मैं 15 रुपए कमा पा रहा हूँ, तो एक अच्छा साइन होता है प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो क्या है कि इनकी जो एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहे हैं। पहले तो क्या था कि इनकी जो ब्रांचेस थे इन्होंने लगा तो लिए हैं, अब वो ब्रांचेस बढ़ के में जो और एडिशन होगा, जैसे कि इनके टोटल ब्रांच का नेटवर्क है 1224। अभी क्या है कि पहले ये गोल्ड लोन करते थे सिर्फ 803 ब्रांचेस में, Q2 तक ये 842 में आ गए और ये बता रहे हैं कि ईयर एंड तक जाते जाते 995 ब्रांचेस गोल्ड की हो जाएंगी। तो यहाँ नाइन ब्रांचेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे गोल्ड लोन भी बटेगा, गोल्ड लोन बटेगा तो एक हायर इंटरेस्ट का आइटम बटेगा, और उससे फिर क्या होगा कि हमारा निम्स का एक्सपेंशन होगा। देन एमएसएमई में भी देखो आपकी पहले इस क्वार्टर तक 137 ब्रांचेस करते थे, फिर बढ़ के वो 230 हो जाएंगी। देन हाउसिंग फाइनेंस में भी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, देन रिटेल में कंस्ट्रक्शन में भी ये ब्रांचेस बढ़ा रहे हैं। कार के लोन जो ओरिजिनेट करते थे वो उसमें भी ये पहले 813 करते थे, अब वो 900 प्लस में बता रहे हैं। इंश्योरेंस वो पूरी सारी ब्रांचेस में करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से नॉन इंटरेस्ट इनकम जो आती है, नॉन, वो बढ़ेगी। देन आपका इसकी क्रेडिट कॉस्ट भी जो है ना वो भी स्टेबल है, क्योंकि आप गोल्ड लोन दे रहे हो। गोल्ड लोन में क्या होगा, अगर वो जो बायर है, जो आपका बोरोवर है, अगर वो गोल्ड लोन नहीं पे कर पा रहा है तो आप उसका गोल्ड लोन बेच के वो कर दोगे। तो कोई भी अपना गोल्ड ऐसे जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि गोल्ड, क्योंकि इमोशनल वैल्यू भी अटैच होती है। तो क्या है कि गोल्ड बिजनेस में क्रेडिट कॉस्ट मतलब आपने लोन जितना भी दिया है उस पर लॉस कितना हो रहा है आपको, मतलब कौन रिपे नहीं कर रहा और उसे जाने दे रहा है, तो आप क्या है कि गोल्ड बेच के रिकवर कर सकते हो। देन आपको ये कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत पहले से हैं, तो इनके पास एक फेयर आइडिया है कि कौन कस्टमर कैसा है, तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट नहीं आता। देन इनका जो एमएसएमई का बिजनेस है वो भी स्टेबल पे है। देन इनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट नहीं आ रहा है। तो इनका मोटा मोटी जो है ना, एक क्रेडिट कॉस्ट हमेशा 0.7% से 1% के बीच में ही रहता है, 0.7% ही रहता है। मैनेजमेंट गाइड करता है कि हम 1% से नीचे ही रहे, जो कि एक बहुत हेल्दी मेट्रिक है किसी भी बैंक का। अब जो जीएनपीए एनएनपीए देखते हो ना, वो यहीं से ही आता है। देन जो भी ये लोन बांटते हैं ना, वो टेक बैक्ड और डेटा एनालिटिक्स से होता है। तो क्या होगा कि हो सकता है कि आप एक एक डाउट होगा आपको कि 50% से बढ़ रहा है इनका लोन को, हो नहीं सकता कि ये खराब लोन बांटते हैं, या कि कोई भी खराब इन्हें गोल्ड दे जाए, और खराब गोल्ड, अगर इन्होंने खराब गोल्ड पे अगर कोई, या फिर कम कैरेट के वाले गोल्ड पे इन्होंने वो लोन सैंक्शन कर दिया, तो फिर वो नहीं पे करेगा ना। वो तो कहेगा कि मेरा गोल्ड तो खराब गोल्ड अच्छे पैसे में बिक गया, तो मैं क्यों ही पे करूंगा। तो ये एक इनका जो टेक्नोलॉजी बैक्ड और डेटा एनालिटिक्स बैक जो इनका सॉफ्टवेयर है वो करता है। तो उससे क्या होगा कि आप कितना भी लोन बांटो उसकी एफिशिएंसी नहीं होती है कम। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। कैप्री ग्लोबल जो है ना वो अभी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज्यादा फोकस था गोल्ड के लिए। अभी वो बोला कि हम साउथ में भी एंटर करें। तो साउथ में मतलब एक बहुत बड़ा प्लेयर्स हैं मुथूट और मनापुरम। अब देखते हैं कि मुथूट से इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। मुथूट जो है ना पर ब्रांच कम से कम 21 करोड़ रुपए बांटता है, और एक ब्रांच को प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम एनबीएफसी को तो 6 करोड़ रुपए लगते हैं। 6 करोड़ से ज्यादा अगर वो लोन बांटेगा गोल्ड लोन पर ब्रांच, तभी वो प्रॉफिटेबल होगा। तो ये लास्ट ईयर का डेटा है, उसमें देखो आप केपरी ग्लोबल जो था ना वो 10 ही करोड़ पे था, बट वो अब बढ़ के ना 12.4 करोड़ पे आ चुका है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी नंबर है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। 10 से 12 हो गया, 12 से अब 14 चला जाएगा, तो और एक बेटर फिगर आती है। आप एक एफिशिएंट हो, आप एक ही यूएम से, एक ही ब्रांच से ज्यादा एयूएम कर पा रहे हो। देन जो अभी हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि जो भी 50% की ग्रोथ आई, वो हो सकता है कि गोल्ड जो बांट रहे हैं उसका ही प्राइस बढ़ गया। मतलब जो गोल्ड लोन जिन्होंने जिस कस्टमर ने पहले लिया, उसी का प्राइस बढ़ के 50% बढ़ गया, तो हमने उन्हें टॉप अप कर दिया। बट ऐसा नहीं है, इनके पास जो टिनेज है वो भी 18% से ग्रो किया है, और रिपीट कस्टमर इनके 55% है। क्या है कि जो रिप्राइसिंग होती है लोन की, क्या करते हैं, एक 3-4 महीने में ही इनका एक लोन क्लोज हो जाता है। तो एक ही कस्टमर जो है वो 4-5 महीने बाद फिर से आके लोन ले लेता है। तो क्या होता है कि पहले उसका लोन, मान लो गोल्ड लोन के जो प्राइस पे लोन दिया था वो 1 लाख रुपए था, 6 महीने बाद 1,25,000 हो गया। तो उसी गोल्ड
पे वो फिर 1,25,000 पे भी लोन ले सकता है। और ये बोलते हैं कि जो जो भी ये लोन देते हैं, मान लो 1,00,000 का गोल्ड लेके आया कोई, तो उस पे 65% का ही लोन देंगे उसे, मतलब 65,000 का ही लोन देंगे। तो ये इनका एक कंजर्वेटिव टाइप की लेंडिंग होती है। फिर आप देखोगे जो कॉस्ट टू इनकम है, मतलब यही कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो उस पे कितना खर्चा कर रहे हो। जैसे 100 रुपए कमा रहे हो, तो पहले ये 60 रुपए का खर्चा कर देते थे, बट अब ये 100 रुपए कमा के सिर्फ 50 रुपए का खर्चा करते हैं। तो ये जो भी मैनेजमेंट है वो कह रहे हैं कि और कम होगा जैसे जैसे ये और एफिशिएंट होंगे, एयूएम पर ब्रांच बढ़ेगा। एक ये एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है क्रेडिट कॉस्ट का, कि आपने कितना लोन दिया और उस पर कितना आपने लॉस लिया। तो आप देखोगे कि इसका Q1 में ये बढ़ गया था। ये बढ़ गया था क्योंकि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का इनका प्रॉब्लम आ गई थी, वो वन ऑफ था। बट आगे देखो कि फिर से ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कम हो गया, 300 मतलब 31.2 करोड़ पे आ गया। पूरे साल का भी आप पकड़ के चलो 150 से 200 करोड़ के बीच में ही रहना है इनका क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट आपने समझ लिया कि अगर 100 रुपए का लोन दिया, तो अगर 1% खराब हो रहा है आपका, तो मतलब एक एक रुपए का खराब हो रहा है। 100 रुपए लोन दिया तो 1 रुपए खराब हो रहा है। इसी यही मतलब होता है क्रेडिट कॉस्ट का। हर बैंक की, हर एनबीएफसी की पीएनएल पे क्रेडिट कॉस्ट होता है। और आप अगर पीएनएल ही देखते हो तो आपको जीएनपी और एनएनपीए देखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बैकवर्ड लुकिंग फिगर्स होती हैं, वो बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है क्रेडिट कॉस्ट। तो अगर ये क्रेडिट कॉस्ट कम रहेगा तो आपका बैंक मतलब अच्छा कर रहा है। अभी हम रेवेन्यू फोरकास्ट करते हैं और उससे निकालते हैं कि इनकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए और एस्टिमेटेड स्टॉक प्राइस क्या होना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट FY 27। तो हमने देखा था कि एयूएम बता रहा है जो मैनेजमेंट, अभी वो 27,000 करोड़ पे है, वो आखिर में जाके वो इस साल के एंड में जाके 32,000 करोड़ का हो जाएगा। तो हमने ये देखा था कि वो डिसबर्समेंट अराउंड 35,000 करोड़ कर देंगे। यील्ड ऑन एडवांसेस जो है वो 16.7% का देख लेते हैं। अभी अभी जितना है उतना ही मान ले रहा हूँ मैं, क्योंकि स्प्रेड मिलता है इन्हें 7% का, जो कि अभी 6.9 था, वही कितने पे दे रहा है और कितना बैंक से ले रहा है। अगर ये 16.7 पे ले रहा है और 9.7 पे बैंक से ले रहा है, तो आपका जो स्प्रेड होगा वो अराउंड 7% का होगा। वही लिखा हुआ है ये। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम, ये 32,000 करोड़ जो लोन बांट दिया उस पर इंटरेस्ट से इनकम कितनी आएगी। फिर ये 780 करोड़ जो है वो कार्ड, कार लोन ओरिजिनेशन, इंश्योरेंस का पैसा और को लेंडिंग से जो इनकी फी इनकम आती है वो है। तो इनसे एक टोटल प्रॉफिट जो बनता है वो 1,200 करोड़ का बनता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 200 करोड़ का इनका लॉस हो जाएगा क्रेडिट कॉस्ट में। तो अराउंड पैट कर लेंगे 850 का। मैनेजमेंट की गाइडेंस भी है और मोटा मोटी लग भी रहा है कि वो कर लेंगे। इससे इनके देखो आरओई की फिगर्स कितनी इंप्रूव हो गई, 4.2% तक चली गई हैं। पहले ये पिछले साल के एंड तक ये 2.7% की थी। आरओई की भी फिगर जो है वो इंप्रूव हो गई, 11.8% पे थी वो 15% पे हो गई। तो अभी इनकी जो बुक वैल्यू है ना, बैंक्स को और एनबीएफसी को बुक वैल्यू पर शेयर पे वैल्यू करते हैं। तो इनकी बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 74.6 रुपीज है। अभी तो 69.4 है। अगर मैं ये प्रॉफिट और ऐड कर दूं तो 74.6 रुपीज हो जाएगी। अभी जो है इसे 2.82 का प्राइस टू बुक मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक उसका स्टॉक प्राइस आ जाएगा, जो कि 195.71 जो चल रहा है अभी। बट मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि इतनी ग्रोथ आने के बाद नेक्स्ट ईयर इसकी जो बुक वैल्यू होगी वो 74 रुपीज हो जाएगी। और मैं एक मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्हें का प्राइस टू बुक 4 का मिल गया, तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस जो वो 300 रुपये पे भी चले गए। तो अभी तो एक 9195 पे अराउंड पे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक साल में लगभग 300 रुपये पे भी जा सकता है। सिमिलरली मैं FY 27 का देखूंगा तो वो भी, वहां से भी मुझे पता लगा कि इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो और आगे बढ़ के आगे बढ़ जाएगी, थोड़ी सी 87 रुपीज पे चली जाएगी। और मैं वहां पे 3.5 का दूंगा तो भी वहां पे भी 305 310 रुपए का मिल रहा है। तो मेरे को एक हेल्दी अपसाइड मिल रहा है 50% का फॉर लाइक 1 से 1.5 साल में। तो दिस इज द गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मुझे देखना चाहिए और उसे स्टडी करना चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एंटी थीसिस और रिस्क डिस्कस करते हैं। ये पूरी इन्वेस्टमेंट थीसिस टिकी हुई है कि गोल्ड प्राइस जो है बहुत शार्पली डिक्लाइन नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा शार्पली लाइक 20% 10% डिक्लाइन कर जाते हैं तो होगा क्या इसमें, कि अभी ये 60 to 70% तक का ये लोन एलटीवी देते हैं, लोन टू वैल्यू। मतलब अगर 1 लाख तक का है तो 65,000 ही लोन देंगे। और टेन्योर भी इनका 6 से 12 महीने रहता है।
तो अगर गोल्ड वैल्यू कम होगी, 100 रुपए पे अगर ये लगभग 68 रुपीज देते थे पहले, अगर ये लोन वैल्यू 15% से ड्रॉप हुई, तो क्या होगा कि गोल्ड लोन जो है 100 से 85 चला जाएगा, और जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो तो 68 रुपीज ही रहेगी। तो इनका जो नेट इफेक्टिव एलटीवी हो जाएगा 80%। अब बैंक या एनबीएफसी बोलेगी ये कि मेरे को और लोन गोल्ड ला के दो पहले तो, अगर गोल्ड ला के नहीं दे रहे हो तो ये जो इसे 65% में मुझे लेके जाना है, तो और 10 रुपए या 12 रुपए जमा करो, और नहीं कराओगे तो मैं 12 रुपए का गोल्ड बेच दूंगा। तो यही एक प्रॉब्लम होती है इसमें। फिर क्या होगा कि जो एलटीवी ब्रीच होगी वो इमीडिएटली हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, कलेक्शन टीम पे ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें कॉल वॉल करके उन्हें बताना पड़ेगी सारी सिचुएशन, तो एक ऑपरेशनल स्ट्रेस आता है। सेकेंडली फिर आपको उस गोल्ड को मान लो बेचना है, तो एक रियलाइजेशन रिस्क आता है कि आपको ऑक्शन कराना पड़ेगा, ऑक्शन पे फिर जितने में भी बिके वो उससे फिर आप उसका पैसा रिकवर करोगे, तो ये एक्स्ट्रा ऑपरेशनल कॉस्ट आती है आपको। देन अभी आपको पता लग गया कि आपका ये लोन जो है वो खराब हो गया, तो आपको क्रेडिट कॉस्ट तुरंत लेना पड़ेगा, तो पीएनएल पे हिट आ जाएगा तुरंत। पीएनएल पे हिट तुरंत आएगा तो स्टॉक प्राइस भी करेक्ट होगा तुरंत। तो एक ये गोल्ड प्राइस अगर थोड़े से भी कम होते हैं, 10 या 15% कम होते हैं, तो एक बहुत ही मतलब स्टॉक प्राइस तो तुरंत करेक्ट हो जाता है। तो एक ये रिस्क देखने का है कि स्टॉक प्राइस या तभी चलेंगे जब गोल्ड प्राइस जो है वो स्टेबल रहेंगे, कोई भी शार्प करेक्शन नहीं आएगा। देन अगर कोई हाउसिंग में स्लो डाउन आ जाए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी क्या है ना कि बहुत सारे बैंक्स भी compete करते हैं, और भी एनबीएफसी जो compete करते हैं जो स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं, लाइक इंडिया शेल्टर हो गया, होम फर्स्ट फाइनेंस हो गया, तो उनसे compete करते हैं। अगर वहां पे स्लो डाउन आ गया ना तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर इनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो कि एक प्रोजेक्ट भी इनका फेल होने लगा, तो भी क्या होगा कि इनका पूरा कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में एक लोन भी गया तो वो एक बहुत बड़ा टिकट साइज है, तो उनका बहुत बड़ा क्रेडिट कॉस्ट लेना पड़ेगा उस चीज का। तो ये एक थोड़ा मोटा मोटी 3-4 इनके एक एंटीथेसिस और रिस्क पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोगों को देख के चलने चाहिए। फाइनली दीज आर डिस्क्लेमर्स, यू कैन हैव अ लुक एट देम। ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरे स्मॉल केसेस हैं। यू कैन गो टू माय वेबसाइट एंड चेक दीज स्मॉल केसेस आउट। Finally, my channel is fairly new. I would request all of you to please like, share and subscribe. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. I will reply to that. And I'll see you guys in the next video.